ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। बात हो रही है ट्रंप की और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात होगी ईरान की भी। भले ही ट्रंप ने ईरान पर हमले का प्लान टाल दिया हो, लेकिन महासंग्राम की आहट तेज हो गई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फोर्सेस ईरान की घेराबंदी कर रही है। उधर चाइना की एंट्री भी हो गई है। कैसे हो गई है वो आपको बता दें। ईरान को चीन ने बड़ी सैन्य मदद भेजी है। चीन के 16 कार्गो प्लेन तेहरान पहुंच चुके हैं। इनमें एंटी शिप, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी एयर नेवल आर्सेनल्स लोडेड हैं। बताया ये जा रहा है कि पिछले 56 घंटों में ये 16 कार्गो प्लेन ईरान पहुंच चुके हैं। उधर अमेरिका की भी तैयारी जबरदस्त है। आप जानते ही हैं यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ चुका है। इसके अलावा यूएसएस वॉशिंगटन भी जो है वो लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। साउथ चाइना सी से होता हुआ ये स्ट्राइकर ग्रुप ईरान की तरफ आगे बढ़ रहा है और संभावना ये जताई जा रही है कि अगले 2 से 3 दिन में ये ईरान के नज़दीक पहुंच जाएगा। और जॉर्ज वॉशिंगटन की अगर बात करें तो वो भी ईरान की तरफ बढ़ रहा है। ये भी स्ट्राइकर ग्रुप है। अमेरिका का विध्वंसक युद्धपोत है। इसमें कई सारे फाइटर जेट्स तैनात है। ज़रूरत पड़ी तो न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हलचल का जवाब अब चीन दे रहा है। 16 कार्गो प्लेन तेहरान में उतार चुका है। ईरान भी पूरी तैयारी में है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो फिर इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन चीन की एंट्री हो जाने की वजह से वैश्विक हलचल तो ज़रूर है कि अगर अब आमने सामने की जंग हुई तो क्या चीन भी इसमें एक महत्वपूर्ण फोर्स होगी। ट्रंप ने इस पूरे मसले को लेकर क्या कहा है वो हम आपको बता देते हैं। उनका एक बयान है, आपके सामने रख देते हैं। They were going to hang 837 people, and I let them be known that, and we let them know that if that happens, that will be a very bad day for them. And they decided not to do it. They didn't hang the people. I can't tell you what's going to happen in the future, but supposedly they've taken that off the table. तो युद्ध का सायरन तो लगातार बहुत दिनों से बज रहा है, लेकिन अभी तक इसमें चीन की एंट्री नहीं हुई थी। तो एक इतनी तसल्ली जरूर थी कि जो भी होगा वो ईरान और अमेरिका के बीच में होगा। लेकिन राकेश जी, इसमें चाइना ने जैसे ही अपने युद्धपोत तेहरान में उतारे हैं उसके बाद डर थोड़ा और बढ़ गया है कि अभी चीन ने डायरेक्ट एंट्री ली है। हो सकता है पुतिन भी इसमें एंट्री ले लें। तब तो युद्ध बहुत भयंकर होगा, विध्वंसक होगा। मुझे तो लगता है कि ईरान ने जो निर्णय किया है वो शायद उसके लिए ही घातक न हो जाए, क्योंकि चाइना ने अभी कंबोडिया को भी दिया हुआ था और उसका रॉकेट लॉन्चर वहीं पे फट गया कंबोडिया में ही, और उनके ही अपने सैनिक मर गए। तो चीन के सामान के बारे में तो कहा जाता है कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो इसका जो सामान है, जो अस्त्र शस्त्र भेजा है, सारी चीज़ें वो बना के तो रखा हुआ है, लेकिन उसके सैनिक और उसके शस्त्र दोनों में जंग लग गया, क्योंकि लंबे समय से चाइना किसी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है। ऐसे में उसके शस्त्र और सैनिक वो दोनों कहीं ना कहीं अपाहिज की स्थिति में है। तो मुझे लगता है ईरान के पास जो वो भेजा है, पहले ईरान को टेस्ट कर लेना चाहिए, तब अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो अस्त्र शस्त्र उसी के लिए घातक साबित हो जाए। ये तो आपने एक नया एंगल इसमें दिया है विजय जी। सीरियस नोट पर बात कहूँ कि चीन के कार्गो प्लेन वहाँ से आने से टेंशन बढ़ जाएगी, बढ़ रही है ना, बढ़ेगा। इसको बहुत सीरियस नोट पर लेना चाहिए कि अमेरिका के लिए जो हम सोच रहे थे कि वो बैकआउट कर गया है ईरान में क्रांति को लेकर, और उसने कहा था कि ठीक है अब लोग नहीं मर रहे हैं, प्रदर्शन बंद हो रहा है, ये सब वो नहीं है। ईरान, अमेरिका तो अपनी तैयारी कर ही रहा था। आपने अब्राहम लिंकन का भी बताया, कल परसों बात हो रही थी कि वो 2-3 दिन में वहाँ पहुँच जाएगा। तो वहाँ उसके करीब पहुँचेगा। वॉशिंगटन भी वहाँ पहुँचेगा, यूएसएस वॉशिंगटन, वो बहुत खतरनाक वो है। तो और जब चीन के कार्गो वहाँ उतर जाते हैं तो वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे वो अलग इशू है, लेकिन ये मैसेज जो है वो क्राइसिस को बढ़ाने वाला है। नहीं, अमेरिका डिफेंस की वो रिपोर्ट भी अमेरिका को ध्यान में रखना चाहिए कि अमेरिकी डिफेंस ने बताया कि जब अमेरिका और चीन का युद्ध होगा तो चीन का पलड़ा भारी पड़ेगा, चीन से अमेरिका हारेगा। जब अमेरिका का डिफेंस सिस्टम मतलब खुफिया रिपोर्ट ये बता रही है, और जिस तरीके से चीन ने भेजा है, चीन ने बहुत स्पष्ट संकेत दे दिया अमेरिका को कि भाई आपने वेनेजुएला पे जो मनमानी थी कर ली, आपने जहां दुनिया में लग रही है मनमानी कर ली, आप ईरान में अगर ये करोगे तो यहाँ चाइना बैठा है। और ये भी संकेत दे दिया है कि ताइवान आने वाले दिनों में हम ताइवान को लेने वाले हैं। ये सीधा सीधा अमेरिका को संकेत है कि आप अपने पर बहुत ज्यादा मत निकालिए,
आप अपने ज्यादा क्षेत्रों में हस्तक्षेप strong मत कीजिए। message है। और इसके पहले रूस ने भी भेजा है, ये अभी हम चाइना का जिक्र कर रहे हैं, 15 दिन पहले रूस के भी कार्गो विमान, रूस ने भी हथियार ईरान को दिए। ये तय है अगर अमेरिका ये सोचता है कि वो ईरान तो पर हमला, ऐसा तो नहीं इसलिए अमेरिका रुका भी है? बिल्कुल, क्योंकि ये हमला तो पहले हो जाना था, अब तक रुका हुआ है अमेरिका। कि अमेरिका और इजराइल मिलकर अगर ईरान पर हमला करेंगे तो ईरान अकेला नहीं है, उसके साथ रूस और चाइना खड़ा है। और चाइना ने बहुत स्पष्ट संकेत दिया है, पहले भी ईरान की मदद पर्दे के पीछे करते रहा है, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने अपना भी एयर स्पेस बंद किया, और उस बंद एयर स्पेस के दौरान जिस तरीके से चीन के विमान वहां लैंड कर रहे हैं, तमाम टेक्नोलॉजी वहां पहुंच रही है, तो मुझे लग रहा है कि चीन अब बहुत स्पष्ट है और खुलकर ईरान का साथ दे रहा है। अगर अमेरिका हमला करता है तो चीन पूरी ताकत के साथ ईरान के सपोर्ट में खड़ा होगा, और उसके बाद चीन ताइवान पर भी हमला करेगा अमेरिका को बताने के लिए कि आपने वेनेजुएला को ले लिया, आपने जेलेस्की की मदद नहीं की, आप ग्रीनलैंड को लेना चाह रहे हो, दुनिया में जहां आपका दबदबा लग रहा है वहां लेना चाह रहे हो, तो ताइवान तो मेरा हिस्सा है, मैं उसे लेकर रहूंगा। और मुझे लग रहा है उसके बाद ताइवान के लिए संकट बड़ा करेगा। लेकिन चीन ने यह सीधा सीधा संकेत अमेरिका को दिया, और अमेरिका चीन के हस्तक्षेप के बाद अब अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो सीधा लड़ाई में जाए, क्योंकि अमेरिका जब चीन और रशिया आमने सामने आते हैं तो सीधी लड़ाई में जाने से अमेरिका बचता है। यूक्रेन के मामले हमले में देखा कि इतने सालों के बाद भी अमेरिका रूस के साथ सीधा लड़ाई में नहीं गया, मदद करता रहा, लेकिन कभी सामने से लड़ाई नहीं और लड़ी। अमेरिका भी चीन के साथ किसी भी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में क्यों जाना चाहेगा? एक में जो बयान और जरा आपके सामने रख देती हूँ आरती जी, फिर आप भी अपनी राय रखिएगा। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, वो ये बता रहे हैं कि चीन क्या है। आप उनके इस बयान से आप अंदाजा लगाएं, हालांकि ये इकोनॉमिक फ्रंट पर उनका बयान है, लेकिन उससे आपको चाइना की ताकत के बारे में पता चलेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया की 97% एडवांस चिप एक ही द्वीप पर बनती है, वो क्या है? वो ताइवान है। अगर वहां से सप्लाई रुकती है तो ये सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक महाविनाश होगा। इसलिए अमेरिका भी ये जानता है कि उसको अगर सीधी टक्कर ईरान से लेनी है तो वहां तक तो वो ले लेगा, लेकिन अगर सीधी टक्कर चीन से लेने की नौबत आती है तो फिर ये केवल युद्ध विनाश नहीं होगा, ये वैश्विक आर्थिक संकट होगा जो उससे ज्यादा बड़ा विनाश होगा। बिल्कुल मीनाक्षी, पहले हमें याद रखना चाहिए कि जब कोल्ड वॉर था सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में, कभी भी डायरेक्टली उन लोगों ने कोई मिलिट्री एंगेजमेंट नहीं किया, कोई वॉर नहीं लड़ी, लेकिन वो पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर चली सिवाय दो बड़े सुपर पावर्स के। वही हाल हम अभी दोबारा देख रहे हैं कि चीन, रशिया, यूएस, इजराइल आपस में डायरेक्टली भिड़ने वाले नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ईरान मुझे लगता है कहीं ना कहीं विक्टिम बन रहा है उस कोल्ड वॉर का जो 2.0 है, कि एक तरफ से चाइना, एक तरफ से यूएस, और ईरान चूंकि इजराइल को हमेशा खतरा रहता है ईरान से, और ईरान और इजराइल की काफ़ी एक हॉस्टाइल रिलेशनशिप है, उसमें ईरान कहीं ना कहीं पिस न जाए। बिल्कुल राकेश जी का जो फियर था वो बिल्कुल सही है, लेकिन साथ ही साथ में मुझे लगता है ये भी हमें याद रखना चाहिए कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनफैक्ट पुतिन को कुछ साल पहले समझाया था कि ये युद्ध का समय नहीं है। वाकई अगर देखा जाए, ना यूएस इस कंडीशन में है, ना चाइना इस परिस्थिति में है कि एक कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन दो सुपर पावर्स के बीच में हो, क्योंकि अगर ये दोनों भिड़ जाते हैं तो पूरी दुनिया जो है इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाएगी, कोई भी न्यूट्रल नहीं रह पाएगा, आपको एक ना एक साइड लेना पड़ेगा। इसलिए आर्थिक, अभी अगर आप देखें, एक वैसे ही एक डिसरप्शन आया है कोविड के टाइम से लेकर अभी तक, एक इकोनॉमिक डिसरप्शन है, सप्लाई चेन्स का डिसरप्शन है, सारे दुनिया हेमिस्फेयर्स में बट रही है, मल्टीपोलैरिटी की वजह से भी कहीं ना कहीं देश जो है अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपना इंटरेस्ट रख रहे हैं। वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन ये इकोनॉमिक क्राइसिस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कैटास्ट्रोफी बन सकती है अगर यूएस और चाइना ईरान में भिड़ जाते हैं या कहीं और भिड़ जाते हैं। फिलहाल तो सायरन ऐसा ही बज रहा है, ये सायरन तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। दुनिया का सबसे हाईटेक, सबसे सेफ और सबसे स्पेशल विमान अमेरिकी राष्ट्रपति का एयरफोर्स 1 कई खूबियों से लैस है, तो हम जानते ही हैं। ना मिसाइल इसे गिरा सकती है, ना कोई हमला इस पर कोई असर कर सकता है, लेकिन ट्रंप के इस विमान में अचानक आ गई खराबी, जिसके बाद व्हाइट हाउस प्रशासन सख्ते में आ गया। हुआ कुछ यूं कि ट्रंप अपने एयरफोर्स 1 में सवार होकर दावोस जा रहे थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के समिट में उन्हें हिस्सा लेना था, लेकिन अचानक से विमान के प्रेस केबिन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, लाइट्स ऑफ हो गई,
ऐसा विमान में इलेक्ट्रिकल ग्लिच के चलते हुआ। इसके बाद ट्रंप के विमान को बीच रास्ते से ही वापस वॉशिंगटन लाना पड़ा। ट्रंप अब दूसरे विमान से स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो चुके हैं और जब वो दावोस पहुंचेंगे तो फिर वहां पर जो भी बोलेंगे उस पर तो हमारी नज़र है ही, लेकिन बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। विजय जी, हो जाता है। जो बड़े मूड के साथ निकले थे वॉशिंगटन से दावोस के लिए कि अब जो पूरा झंडा फहराना है यूएस का और यूरोपियन यूनियन और जो दुनिया भर के देश हैं उसमें उनकी इकोनॉमी के हिसाब से दुनिया चले, लेकिन वो टेक्निकल खराबी आ गई। हो सकता है इसका एक और नुकसान हो कि वो गुस्सा आ गया हो तो ट्रंप साहब कुछ और भी कर सकते हो जो नहीं करना चाह रहे हो। लेकिन एयरफोर्स कोई भी विमान हो, कोई भी सब चीज़ें उसमें टेक्निकल ग्लिचेज और वो सब तो चलता रहता है। महत्वपूर्ण है कि दावोस की जो बैठक है, एक तो क्या हो रहा है दावोस में भी आप सोचें कि बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन वो दुनिया आगे जाकर एजुकेशन लेवल पर तो कुछ उतरती नहीं है, कोई एजुकेशन प्लान होता नहीं है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात है कि जितने हमारे इश्यूज हैं जी, कंसर्न है ह्यूमन इश्यूज के, क्लाइमेट को लेकर या और सब बातों, उन सबसे दूर ये दुनिया जी रही है जी, दावोस की दुनिया। डेवोस तो कहते हैं वाइन एंड डाइन। हाँ, तो वाइन एंड डाइन स्पेशली विंटर्स में जाके तो वाइन एंड डाइन तो ठीक है, अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वो यदि दावोस की बातें ज़मीन पर उतरने लगी तो शायद दुनिया बेहतर हो सकती है। क्या उस पर कभी दावोस में बैठे हुए बड़े लोग चिंता करते हैं? नहीं, वो सब प्रतीकात्मक तौर पर चर्चा होती है। प्रतीकात्मक चर्चा होती है और सब अपने इंटरेस्ट और अपने जो विंटर्स के जो बड़े बड़े जैकेट्स हैं उनके अंदर ही वो रह जाती हैं, बातें निकल कर कभी नहीं आती। अच्छा, क्योंकि दावोस की बात हो रही थी और मैं लगातार दावोस से जुड़ी हुई इतनी सारी खबरें पढ़ रही हूँ, इसी में एक और खबर ये भी है कि कनाडा की ही तरह यूरोप के देश भी चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते सुधारने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। तो वो चीन के अंदर इंटरेस्ट देख रहे हैं राकेश जी। अब उनको इंटरेस्ट चीन में दिखाई दे रहा है, उनको पता है कि भाई यूरोप को तंग कर रहे हैं अमेरिका, तो उनका रिसोर्ट कहाँ हो सकता है? उनका रिसोर्ट भारत हो सकता है, उनका रिसोर्ट चीन हो सकता है। यही बात तो अब अमेरिका के अंदर से, जो मैं पहले बोला कि अमेरिका के अंदर से यही आवाज़ उठ रही है कि आप जो एक ग्लोबल छवि है अमेरिका की, आपकी इस हठधर्मिता के चलते बिगड़ रही है। तो जो इन्वेस्टर हों, विजय जी ने कहा कि भारत के साथ एक भरोसा की बात है। देखिए, भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है। चीन के साथ वो विश्वसनीयता नहीं अभी भी चीन के साथ विश्वसनीयता नहीं, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर चीन के साथ जाना उनकी मजबूरी है। लेकिन उनकी नजर कहाँ है? भारत पे है। ईरान भले ही चाइना से कार्गो लिया हो, लेकिन बात तो भारत से किया है वो। यानी उसको आज भी विश्वास है कि यदि हमको कल किसी तरह का संकट या मुसीबत आई तो भारत यदि खड़ा हुआ तो पीछे नहीं हटेगा। लेकिन चाइना कल को यदि उसको फायदा दिखा तो वो अमेरिका के साथ दोस्ती भी कर सकता है हमको छोड़ के। ये जो है ना, ये इजराइल से दिख रहा, कितने पक्के दोस्त थे इजराइल और अमेरिका, आज उसने इजराइल को छोड़ दिया। तो इसलिए भरोसे की जहां तक बात है, तो आज भी विश्व में भरोसे में भारत जो है, जितने अपने आप को शक्तिशाली देश बना के चल रहे हैं, उनमें भरोसे में भारत आज भी शीर्ष पे। आइए बात पाकिस्तान की करते हैं। हमारा फेवरेट टॉपिक पाकिस्तान। मैंने पाकिस्तान की बात की, आती जी आपको इतनी हंसी आने लगी। फेवरेट टॉपिक तो है, एक इशू है जिसपे पूरी कंसेंसस है, कोई सदाबहार है, सदाबहार पाकिस्तान कभी नहीं होता, और पाकिस्तान की बेइज्जती भी सदाबहार हो गई है। इमरान खान की सेना मुनीर की आर्मी पर भारी पड़ रही है। मुनीर जेल में बंद इमरान को तरह तरह की यातनाएं दे रहे हैं, तो इमरान की पार्टी भी जबरदस्त तरीके से विरोध कर रही है। अडियाला जेल के बाहर फिर हंगामा हुआ। रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर इमरान समर्थकों की बुरी तरह से पिटाई की गई है। इमरान की बहन अलीमा के साथ भी पुलिस ने धक्का मुक्की की है। इमरान की बहन और उनके समर्थकों के साथ जो धक्का मुक्की हुई, फिर गिरफ्तारी भी हुई, ये सभी इमरान से मुलाकात पर बैन हटाने की मांग को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। कल रात भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन चला। देखिए, कैलेंडर में तारीखें बदलती जाती है, साल बदलता जाता है, लेकिन इमरान खान की स्थिति बदलने का नाम नहीं ले रही। लेकिन हौसला भी देखिए उनकी बहनों का और उनके समर्थकों का कि अपने भाई की तस्वीर नहीं देखी, उनका बयान सार्वजनिक तौर पर आया नहीं। इन प्रदर्शनकारियों ने, इमरान खान के समर्थकों ने अभी तक इमरान खान को देखा नहीं जब से वो जेल गए हैं। एक बार भले वो पेशी के लिए आए थे बाहर, उसके बाद से कहाँ देखा, लेकिन मशालें उनके हाथों में जल रही हैं। इमरान की बहन अलीमा भी इस प्रदर्शन में शामिल रही।
पुलिस ने सभी लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू किया। कई कार्यकर्ता घायल हो गए। भगदड़ जैसी स्थिति खड़ी हो गई। इमरान खान अगस्त 2023 से अडयाला जेल में बंद हैं। पिछले कई महीनों से उनकी किसी से मुलाकात भी नहीं करवाई गई और इस बीच मुनीर कई साजिशें भी रचता रहा। वो ये कहता रहा कि इमरान खान जो है पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन इमरान खान की बहनें कह रही है कि ये मुनीर ही इमरान खान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कुछ बयानात आप सुनें। मार पीट के लेके गए, उसको मारा इन्होंने नजम को, उसको ले गए। वो बेचारा एक शरीफ बच्चा है और वो इतना अच्छा वो नज़म पढ़ता है। मैंने उसे कहा कि इमरान खान के लिए नारा लगाओ। मैंने कहा और मैंने कहा था, मैंने एजाज SHO को कहा कि हमें गिरफ्तार करो। मैंने कहा था उस बच्चे को, हम इसलिए खड़े हैं। जाओ ना पहले कि तुम लोगों को गिरफ्तार। गाजा को लेकर आसिम मुनीर इधर बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ट्रंप की भक्ति में वो ऐसे डूबे हैं कि खुद के लिए उन्होंने मुसीबत खड़ी कर दी है। अब ये भी आपको समझाते हैं कि कैसे। दरअसल मुनीर ने गाजा में अपनी सेना भेजने का ऐलान किया है, जहां वो हमास से लड़ेंगे। और ऐसा करके वो किसकी मदद कर रहे हैं? वो इजराइल की मदद कर रहे हैं। और पाकिस्तान की आवाम क्या इजराइल को पसंद करती है? वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। शुरू से ही पाकिस्तान तो फिलिस्तीन के साथ खड़ा होता है। अब पाकिस्तान की आर्मी चाहकर इजराइल के साथ खड़ी हो जाए। इजराइल के खिलाफ हर मोर्चे पर बोलने वाली आर्मी कैसे इजराइल की सहयोगी हो जाए? अगर वो इजराइल के साथ खड़े होते हैं तो पाकिस्तान में हुकूमत और मुनीर दोनों के लिए मुसीबत खड़ी होती है। बड़बोलेपन में मुनीर ने ट्रंप से कह तो दिया कि हम गाजा में आपके साथ हैं, लेकिन जाने अनजाने में उन्होंने इजराइल के साथ खड़ा होना मंजूर कर लिया है। अब सुनिए क्या कहना है वरिष्ठ पत्रकार नसुम सिट्टी का। पाकिस्तान की बेस्ट बेट यही है कि इजराइल जो है ना वो एतराज कर दे, फड्डा कर दे। अच्छा, ताकि और कहे कि हमें पाकिस्तान एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर ये बचाव हो सकता है इनका। मगर अगर इजराइल कहता है आ जाओ, तो फिर इनके लिए एक प्रॉब्लम तो बनेगा ना कि कैसे ये बैलेंसिंग एक्ट करेंगे। फील्ड मार्शल साहब को फिर वो वाशिंगटन जा रहे हैं, ये खबरें चल रही हैं। हाँ, ये 1 माह से चल रही हैं। हाँ, तो इसीलिए बिकॉज आई थिंक अगर ये इसके ऊपर कोई बात करनी है तो अब ये वो वक्त है बात करने का। बिकॉज बात किए बगैर आप हाँ ना करें और ना करें, ये मसला बन सकता है आपके लिए। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू रीच आउट टू डोनाल्ड ट्रंप। उसके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए कि भाई हम अगर आते हैं तो ये हमारे मसले हैं, हम यहाँ तक आ सकते हैं, इससे आगे नहीं आ सकते। हम अभी आपको बता रहे हैं। अच्छा। कल को ये हुआ ये हुआ ये हुआ, हम नहीं करेंगे कुछ भी। अगर हम करते हैं तो हम उड़ जाएंगे घर में। एक तो समीर जी लगातार वो इमरान खान के समर्थकों से वैसे ही आसिम मुनीर घिरे हुए हैं। शहबाज शरीफ वैसे ही बहुत सारी तोहमतें झेल रहे हैं। प्रदर्शनकारी उनसे हैंडल हो नहीं रहे हैं। अपने ही देश में जैसे टीटीपी भी एग्रेसिव हो रही है, वो उनसे बर्दाश्त हो नहीं रहा है। और फिर अपने पांव पे उन्होंने कुल्हाड़ी दे मारी। गाजा के मुद्दे पर वो अमेरिका के साथ जाकर खड़े हो गए। क्या समझाएंगे अपनी आवाम को, वो किसके साथ हैं? देखिए, आसिम मुनीर दोनों फ्रंट पर बहुत बुरी तरीके से घिर चुके हैं। देश में भी अपने जनता के सामने वो बहुत अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 8 फरवरी को ब्लैक डे बनाने की घोषणा की है वहां पर विपक्षी दलों ने। और 8 फरवरी को जिस तरीके से वहां पर धरना प्रदर्शन, चक्का जाम पाकिस्तान के अंदर होने वाला, वो एक बड़ा संकट बताएगा। और ये बताएगा कि आसिम मुनीर के खिलाफ और शहबाज सरकार के खिलाफ और इमरान के समर्थन में जो पाकिस्तान की आवाम है वो सड़कों पर निकलेगी। तो 8 फरवरी का दिन एक बहुत बड़ी उनके सामने चुनौती है। वो उससे निपटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जनता जिस तरीके से इमरान के साथ समर्थन दे रही है, एक बड़ा मुश्किल 18 दिन बाद उनके सामने आने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो उन्होंने ट्रंप साहब को खुश करने के लिए सब बातों में हमें मिलाया, और ये वही ट्रंप है जिन्होंने पाकिस्तानियों को वीजा बैन कर दिया है। इतना समर्पण करने के बाद भी पाकिस्तानियों को अनुमति नहीं है अमेरिका जाने की। बता दिया पाकिस्तानियों को कि तुम्हारा इमिग्रेशन अमेरिका में नहीं होगा। बिल्कुल। और अब जब आप ट्रंप की हाँ में हाँ मिला रहे हो और आप जब कह रहे हो कि भाई हम वहां पर पीस फोर्स में अपनी सेना भेजेंगे, तो इजराइल ने तो कह दिया कि भाई सिर्फ सैनिक भेजोगे, कंट्रोल तो हमारा रहेगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा आप करोगे। मतलब कुछ मामला होगा, इजराइल को कहना पड़ेगा जो हुक्म मेरे आका पाकिस्तानियों को। आगे आप रहोगे, पीछे हमारे सैनिक रहेंगे। तो अगर वहां पर गाजा में कुछ होता है, हमास गोली चलाता है, तो गोली आपको खाना पड़ेगी और आपको ही हमास पे गोली चलाना पड़ेगी। तो इजराइल जानता है कि हमास पे गोली चलाएंगे नहीं, हमास पे गोली चलाएंगे तो पाकिस्तान में बवाल मचेगा। मुझे लगता है यही सबसे बड़ी संकट इस समय पाकिस्तान सरकार के सामने है कि ट्रंप को अगर नाराज करेंगे तो जो पैसा मिल रहा है वो बंद होगा,
और अगर हम ट्रम्प की सुन लेंगे तो देश के हमारे खिलाफ खड़ी होगी। तो एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, ये कैसे निपटेंगे मुनीर, उनके समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है मतलब मुसलमान भाई भाई लेकिन खड़े हो जाएं इजरायली यहूदियों के साथ, कैसे होगा? मीनाक्षी, इतिहास जो है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। सबसे बड़े अगर इज़राइल के सपोर्टर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहे हिस्टोरिकली, तो वो मिलिट्री के जो डिक्टेटर ज़ियाउल हक थे, वो सबसे बड़े सपोर्टर थे। उन्होंने, आप ये पढ़ सकती हैं, ये कुछ भी छुपा नहीं है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। ज़ियाउल हक ने इजरायलियों का साथ दिया। उस वक्त इतना इंफॉर्मेशन नहीं होता था और इतनी पब्लिक नॉलेज नहीं होती थी। पैलेस्टीनियंस का सबसे बड़ा नरसंहार अगर किसी ने किया हो तो ज़ियाउल हक ने किया। और मुनीर जो है शायद उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलना चाहते हैं ज़ियाउल हक के, क्योंकि एक तरफ से वो इस्लाम की दुहाई देते हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देते हैं। रेडिकलाइजेशन अगर पाकिस्तान में अभी हो रही है या हुई है कुछ अरसे से मुनीर के अंडर, वो इसीलिए हुई क्योंकि वो इस्लामिक इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलिज्म को बढ़ावा दे रहे, और साथ ही साथ में वहाँ जाके ट्रंप के साथ और नेतन्याहू के साथ दूसरी डील करते हैं। तो ये जो दोगलापन है पाकिस्तानी जनरल्स का, पाकिस्तानी आर्मी का, आज का नहीं है। एक तरफ से मुंह में क्या कहते हैं, मुंह में राम और बगल में छुरी। हाँ। ये पुराना इनका इतिहास रहा है जी। सबसे बड़े मिसफॉर्चून ये है कि पाकिस्तानी जनता को अपनी आर्मी के बारे में मालूम नहीं है। उनको ये नहीं मालूम है कि उनके साथ लगातार धोखा कैसे हुआ है। उनके जो जवान हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, वो बहुत गरीब जनता से होते हैं। आतंकी भी अगर आप देखें पाकिस्तान में जो बनते हैं वो गरीब जनता से निकलते हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी ने हमेशा अपने आप को फॉरेन मर्सनरी की तरह हर किसी जो सबसे बड़ा बिडर होता है उसके सामने वो हाथ फहराते हैं। एक क्विक कमेंट सर, विजय जी। मुश्किल में फंस गए हैं, मुश्किल में हैं। और जैसे अभी नजम सिटी साहब भी कह रहे थे, वाशिंगटन वो जा रहे हैं, वहाँ से कोई रास्ता निकालेंगे कि कोई रास्ता निकलना चाहिए। और उनके पास एक एक्सक्यूज़ ये भी है कि इजराइल ने कहा कि सेना उनकी रहेगी, कमांडर इजराइल का रहेगा, क्योंकि इजराइल को भरोसा नहीं है पाकिस्तान पर कि भाई वो हमास के साथ। तो वो कहे भाई इस तरह से तो नहीं चल सकते, क्या रास्ता निकाला जा सकता है उसकी वो कोशिश करेंगे। लेकिन उनको पता है अब ज़माना बदल गया। ज़ियाउल हक का बात उन्होंने की, आरती जी बिल्कुल ठीक बात की, लेकिन अब तो डे टू डे, क्या मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन रहती है। यदि पाकिस्तान की सेना हमास पर कितना पैसा मांग रहा है पाकिस्तान अपने पर सैनिक के लिए, इजराइल कितना दे रहा है। यहाँ सर पाकिस्तान भिखारी, ये तो पता है, एक बार फिर से बोलना चाहिए। लेकिन वो मुश्किल में है अब। देखिए इतना मत हंसिए, वो इतने दबाव में रहते, क्या करें क्या। सर मुनीर साहब नहीं माने वाशिंगटन साहब की बात को, ट्रंप साहब की बात को ना माने, और फिर ये और कि उन्होंने तो लंच भी करवाया उनको। मतलब जो नोबेल पीस प्राइज के लिए मतलब बाहें फैलाकर खड़े हो गए कि नहीं सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए, शहबाज यही तो करके आए थे उनको। वो तो मचाडो ने दे दिया, पर मान कहाँ रहे हैं। खैर बहुत सारी चर्चाएं हैं और इस सेगमेंट में इससे चर्चा करने का मजा भी दुगना हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान की बेइज्जती होती है। लेकिन हमारे लिए कहानी कुर्सी की में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया राकेश जी, विजय जी, आरती जी, समीर जी।